अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज़ का आज लेक्चर नंबर 11 है और इसका हम लोग आज पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये लेक्चर बड़ा लंबा है इसलिए मैंने उसको दो हिस्सों में तकसीम किया है। इसके अंदर हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। ये आप अगर सिलेबस में देखें तो सिलेबस में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी के नाम से एक हेडिंग मिलेगी। ठीक है, आपके सिलेबस का एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी का ये चैप्टर है और इसके ऊपर हम लोग इंशाल्लाह आज बात करेंगे। ठीक है, तो ये देखें आपके सिलेबस के अंदर ये इस तरह लिखा हुआ है: एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, उसके बाद इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंट्रोल्स, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, लेजिस्लेटिव कंट्रोल, जुडिशियल कंट्रोल और ओम्बड्समैन। इसके बाद पब्लिक ओपिनियन एंड प्रेशर ग्रुप्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी इन पाकिस्तान। ये जितनी आपको चीज़ें ऊपर नज़र आ रही हैं ये मैं पार्ट 1 में डिस्कस करूँगा और नेक्स्ट लेक्चर जिसमें पार्ट 2 है इसमें मैं आपको ये चीज़ें बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ कंट्रोल। ठीक है, अगर आपको मैं बताऊं कि सिलेबस के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का क्या मतलब है, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है, तो सबसे पहले आप इसकी हेडिंग को समझ लें कि एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी किसको कहते हैं। देखें, अकाउंटेबिलिटी का मतलब आपको पता है। अकाउंटेबिलिटी कहते हैं एहतसाब करना, किसी चीज़ के बारे में पूछ गछ करना, या अगर कोई अथॉरिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी बंदे को दी गई है तो उससे उसके इख्तियारात के बारे में पूछ गछ करना कहते हैं अकाउंटेबिलिटी को। ठीक है, एहतसाब यही होता है कि आपने जिस बंदे को इख्तियारात दिए हों आप उसके इख्तियारात के बारे में उस शख्स से पूछ गिछ करें, इसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी कौन सी होगी? ऑर्गेनाइजेशन में जिस बंदे को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी गई हो वो बंदा कौन होता है जी? मैनेजर होता है या ऑफिसर होता है। ठीक है, तो उस ऑफिसर के पास जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं उस ऑफिसर से उसी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के बारे में अकाउंट वो बंदा वो ऑफिसर जो है वो अपने एक्टिविटीज़ के लिए, अपने काम के लिए, अपने इख्तियारात के लिए जो उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव हैं उसके लिए वो अकाउंटेबल है। तो इसी चीज़ के बारे में हमारा लेक्चर होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी किस तरह है, सही है, किस तरह होती है और इसकी क्या अकसाम होती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी टॉपिक की कि एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी कहता है किसको है, सही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल का भी लफ्ज़ उसमें इस्तेमाल हुआ था, तो कंट्रोल में बताऊँ आपको किसको कहते हैं। देखिए, कंट्रोल इज़ द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट एक्चुअल एक्टिविटीज़ कन्फर्म टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स एंड लेट डन प्रोसीजर्स। मतलब है, देखें, कंट्रोल इज़ द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग, मतलब कंट्रोल जो है वो इंश्योर करने का वो प्रोसेस है दैट एक्चुअल एक्टिविटीज़ कन्फर्म टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स एंड लेट डन प्रोसीजर। यहाँ पर दो अल्फाज हैं, देखें, एक है एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स और दूसरा है लेट डन प्रोसीजर्स। देखें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ अपने स्टैंडर्ड्स होंगे और उसके अपने कुछ प्रोसीजर्स होंगे, तो उस प्रोसीजर्स को या उस स्टैंडर्ड्स को बरूई कार लाने के लिए उन्होंने किसी मैनेजर को रखा होगा। अब वो जो मैनेजर है वो अपनी उस एक्टिविटीज़ को ठीक तरीके से स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स के मुताबिक अदा कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको इंश्योर करने का नाम क्या है? कंट्रोल है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब दोबारा इसको पढ़ें। कंट्रोल इज़ द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट, इंश्योर क्या करना है? एक्चुअल एक्टिविटीज़ कन्फर्म टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स एंड लेट डन प्रोसीजर्स। ठीक है, जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं क्या वो एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स के मुताबिक हैं या नहीं है, इस प्रोसेस को इंश्योर करने का नाम है कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल हेल्प्स मैनेजर्स टू मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजर्स। जैसे वो मैंने बता दिया कि जो मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, उनकी इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए कंट्रोल यूज़ करते हैं। अब ये आपके सामने एक डायग्राम है, ठीक है, एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स एंड मेथड्स हैं जी, ठीक है, उसके बाद मेजर परफॉर्मेंस है, मतलब है कि उस स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें इंश्योर करने के लिए उसकी परफॉर्मेंस, मतलब मैनेजर की परफॉर्मेंस देखी जाती है। ठीक है, अब क्या परफॉर्मेंस जो है वो स्टैंडर्ड्स को मैच करती है कि नहीं करती? अगर तो करती है तो ठीक है जी, डू नथिंग। अगर नहीं करती, टेक करेक्टिव एक्शंस, आप दोबारा करेक्टिव एक्शंस लें। और अगर वो प्रोसीजर्स को, जो प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, वो अब स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करती, दोबारा जाएं और अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपने मैनेजर को बोलें कि वो अपने तरीके को जो है वो ठीक कर लें। इस डायग्राम से आपको समझ आ गई होगी कि कंट्रोल किसको कहते हैं। ठीक है जी, अब उसके बाद कंट्रोल की समझ आ गई। अब अकाउंटेबिलिटी क्या चीज़ है? अब जैसे आपको मैंने बताया, अकाउंटेबिलिटी उर्दू में एहतसाब, एहतसाब किसको कहते हैं? आपने किसी बंदे को ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इख्तियारात दिए हैं, वो अपने इख्तियारात के लिए अकाउंटेबल है, उसके बारे में उसे पूछ कुछ की जा सकती है। ठीक है, अगर हम लोग डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो अकाउंटेबिलिटी इज आल्सो डिफाइंड एज द आंसरेबिलिटी ऑफ अ पर्सन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, जैसे शुरू में मैंने आपको बताया, अकाउंटेबिलिटी की हमें समझ आ गई है, तो अब एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी क्या है? मे बी डिफाइंड एज द चेकिंग ऑफ एम्प्लॉइज एंड ऑफिशियल्स इन टर्म ऑफ वेदर देयर एक्शंस आर विद इन और आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ देयर अथॉरिटी। उनको जो अथॉरिटी दी गई थी क्या वो अथॉरिटी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी।
अच्छा दोस्तों, जैसे शुरू में आपको बताता हूँ, कई दोस्तों को मुश्किलात का सामना होता है वीडियोस को ढूंढने के लिए। देखें, अगर आप लैपटॉप पर यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं तो आपने हमारी जो चैनल है उसका नाम ऊपर लिखना है, तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने अपीयर होगी, ठीक है। तो उस स्क्रीन पर बाय डिफ़ॉल्ट होम सेलेक्ट हुआ होता है और यहाँ पर आपके सामने वीडियोस शो हो रही होती हैं। यहाँ पर रैंडम वीडियो होती हैं तमाम सब्जेक्ट्स की। यहाँ से वीडियो नहीं देखनी, आपने जाना है प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है, और प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह की स्क्रीन अपीयर हो जाएगी, ठीक है, जहाँ पर आपको मुख्तलिफ सब्जेक्ट की डिफरेंट प्ले लिस्ट मिलेगी। मतलब है कि हर सब्जेक्ट की अपनी एक प्ले लिस्ट बनी हुई है और इसी प्ले लिस्ट के अंदर उस सब्जेक्ट की तमाम वीडियोस मौजूद हैं। आप वहाँ से सब्जेक्ट वाइज जो आपका रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है वहाँ से वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करें और प्ले लिस्ट के अंदर तमाम वीडियोस को प्ले करें। इसी तरह अगर आप मोबाइल पर यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल के लिए भी देखें, आपके पास ये टैब्स आती हैं, होम, वीडियोज़, प्ले लिस्ट, कम्युनिटी। आपने प्ले लिस्ट में जाना है और अपने रिक्वायर्ड सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट चूज़ कर लेनी है। अच्छा जी दोस्तों, अब बात करते हैं कंट्रोल्स की और अकाउंटेबिलिटी। जैसे आपको मैंने बता दिया, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल। देखें, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी ऑफिसर को मिली हैं, देखें उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए कंट्रोल रखना ज़रूरी है। अब वो कंट्रोल दो तरह का हो सकता है, जैसे सिलेबस में आपको मैंने बताया था, एक है एक्सटर्नल कंट्रोल और दूसरा है इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। तो एक्सटर्नल कंट्रोल जो है वो पॉलिटिकल होता है और इंटरनल कंट्रोल जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, ठीक है। अब देखें, एज वी नो द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन ऑफ प्रेजेंट टाइम्स इज वेरी वास्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड। इन अ सिंपलर सोसाइटी द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट गोज ऑन इनसाइड हिज डिपार्टमेंट सिंस ही इज एबल टू नो ऑल दैट इज हैपनिंग विद इन हिज स्फीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखें, फिर दोबारा इस पैराग्राफ में यही बात की जा रही है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर हमने किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में बनाया है, या किसी मुल्क का ब्यूरोक्रेट है, ठीक है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है, वो बंदा जो है ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच ही हैज़ ग्रांटेड द अथॉरिटी, ठीक है। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको जो अथॉरिटी दी है, वो बंदा उस अथॉरिटी के लिए तमाम की तमाम चीज़ों के लिए अकाउंटेबल है। और ये कंट्रोल दो तरह का है, एक है एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल। हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे जी एक्सटर्नल कंट्रोल पे, ठीक है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स हैं। अब और यही चीज़ आप सिलेबस में अगर देखें, आपको मैं पीछे लेके जाता हूँ सिलेबस में, आप वहाँ पे देखें, आपको जो चीज़ बताई गई है सिलेबस में वो ये है। देखें, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंट्रोल्स, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, लेजिस्लेटिव कंट्रोल और जुडिशियल कंट्रोल, ठीक है। तो हम लोग इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है जी। तो अब मैं दोबारा आपको ले जाता हूँ, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। ये देखें, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियल, बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से मैं स्लाइड मैंने बनाई है, ठीक है। द एक्सटर्नल कंट्रोल ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी कंसिडर फ्रॉम 3 मेन स्टैंड पॉइंट्स, नेमली एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। यही बिल्कुल सिलेबस में भी गिवन है। अब एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, देखें इसका मतलब क्या है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और ये जो आपका लेजिस्लेटिव कंट्रोल, ये मतलब है कि अगर कोई बंदा इस मुल्क के अंदर ऑफिसर लग गया है तो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंसेस 3 तरीक़ों से किया जा सकता है, ताकि वो अपनी अथॉरिटी के अंदर लिमिटेड रहे और वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल ना कर सके। इस चीज़ के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस रखने के लिए तीन किस्म के कंट्रोल उस बंदे के ऊपर लागू किए जाते हैं। नंबर 1 है एग्जीक्यूटिव, नंबर 2 है लेजिस्लेटिव और नंबर 3 है जुडिशल, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। Every official is responsible to his superior, who is often a minister of any department. He can make the official accountable in the following ways. देखें, अगर एक बंदा कई जगह पर आप ब्यूरोक्रेट लग जाते हैं, फॉर एग्जांपल देखें पाकिस्तान सुपीरियर सर्विसेज जो है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज CSS में आपके पास रेलवे का डिपार्टमेंट है, IRS है, ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेशन है, OMG है, PAS है, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। अब ज़ाहिर बात है, अब ये जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ये किसी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, आपका रेलवे में अगर कोई बंदा जाता है, पुलिस के अंदर कोई जाता है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आ जाता है, ठीक है। इस तरह आर्मी और कैंटोनमेंट वगैरह के जो एरियाज़ हैं आपके, जो है वो इंफॉर्मेशन जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर आपका IRS वगैरह आ जाता है, सॉरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाता है, ठीक है। तो हर ग्रुप जो है वो किसी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, ठीक है जी। तो हर ग्रुप के अगर मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है तो जो ग्रुप का होगा बंदा, वो ऑफिसर जो CSS करके वहाँ पे जाएगा, ज़ाहिर है उसके ऊपर एक मिनिस्टर होगा, तो वो बंदा अकाउंटेबल होगा किसके सामने, उस मिनिस्ट्री के सामने, उस मिनिस्ट्री के सामने जिसके अंडर वो काम करता है, ठीक है। समझ आ रही है आपको। देखें, पॉलिटिकल डायरेक्शन, जो मिनिस्टर होगा वो CSS ऑफिसर को डायरेक्शन देता है, नॉट ऑल द टाइम, यूजुअली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। देखें, अगर आपको मैं यहाँ पर सारी चीज़ों के लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा, पुलिस सर्विसेज, ठीक है, PSP, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, इस एग्जांपल को हम लेकर चलेंगे आगे तक, ठीक है जी। PSP, आप समझें, एक बंदा PSP में लग गया है, आपका क्या होता है उसका जो रैंक है,
मतलब है कि वो क्या बनेगा, ASP, मतलब CSS पास करके एक बंदा पुलिस सर्विस में जाता है और वो ASP लग जाता है। अब ASP के ऊपर कंट्रोल रखना है, ठीक है जी। अब सबसे पहले उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का ये मतलब है कि देखें, जो भी मिनिस्टर होगा वो मिनिस्टर उस ASP साहब को डायरेक्शन देगा, ठीक है, जो पुलिस मिनिस्ट्री के अंदर आती है ना, ठीक है। तो वो मिनिस्ट्री का जो भी मिनिस्टर होगा वो उसको डायरेक्शन देगा, ठीक है। वो उसको ये बताएगा कि भाई आपके इस जगह पर आपने जाना है, या जो भी मिनिस्ट्री जिसके अंदर वो काम कर रहे हैं, पुलिस के अपने रूल्स होते हैं। जो भी ASP लगेगा अपने हिसाब से काम तो नहीं करेगा ना, उसके कुछ सीनियर्स होंगे, ठीक है, तो वो उनके सामने अकाउंटेबल होगा, ठीक है। इसी तरह बजटरी कंट्रोल, पुलिस का जितना भी बजट पास होगा, ज़ाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल का ये मतलब है लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव किसको कहते हैं, ठीक है। तो वो उसका बजट भी पास करेंगे। अब जितना भी पुलिस डिपार्टमेंट है इसका बजट वो खुद पास तो नहीं करते ना, वो तो ये नहीं कहते हमें इतने पैसे दो, ज़ाहिर बात है उन्हें खास अमाउंट दी जाती है, तो उसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस है। उसके बाद ट्रांसफर एंड एलोकेशन, पुलिस वाले के जो भी हैं, ASP खुद अपना ट्रांसफ़र तो नहीं करेगा ना, ये भी एक चेक एंड बैलेंस है कि वो अपनी मर्जी अपना ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, वो एलोकेट नहीं हो सकती है किसी अपनी पसंदीदा जगह पर। तो ये गवर्नमेंट उसके ऊपर ये चेक एंड बैलेंस रख रही है ताकि वो अपने इदारे इख्तियार को वो उसी तक महदूद रहे, उससे बाहर जाने की कोशिश ना करे, ठीक है। तो ये किस्म की एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। हम क्या पढ़ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ठीक है। तो ये कंट्रोल की किस्म है, ठीक है, उसके ऊपर ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स हैं। इसके बाद रिक्रूटमेंट सिस्टम जो है FPSC, ये नहीं कि एक बंदा पुलिस के अंदर DIG हो गया जी तो वो अपने बेटे को वहाँ पर भर्ती कर दे, ऐसा नहीं होता, बल्कि एक सिस्टम बना हुआ है, गवर्नमेंट ने अपना सिस्टम बनाया है। FPSC के थ्रू एग्ज़ाम देगा कम्पिटिटिव, और अगर वो पास करता है तब ही वो आगे जा सकता है। अपने रिश्तेदारों को अपने मतलब उसका अपना कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है रिक्रूटमेंट करना, समझ आ गई है। तो ये कंट्रोल है, इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, ठीक है, ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। अब अगर सेकंड हम बात करें लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो जितने भी ऑफिसर्स हैं, ठीक है, अब देखें द वेरियस मीन्स थ्रू विच द लेजिस्लेचर इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन्फोर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी आर द फॉलोइंग। लॉ मेकिंग प्रोसेस, अब पुलिस वालों के लिए लॉ बनाना, उनका कानून बनाना पुलिस वाले खुद नहीं बना सकते, ठीक है। गवर्नमेंट क्या जो इदारे हैं, जो लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं, वो उनके लिए लॉ बनाती है, और अगर उसमें कोई तरमीम करनी ज़रूरी हो तो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो लेजिस्लेचर का जो प्रोसेस है उसके थ्रू उनके लिए लॉज बनाए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आवर्स कई ममालिक के अंदर होते हैं, ठीक है जी। जो बड़े बड़े इनके ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट उनको बुलाती है। जैसे DIG की मीटिंग हुई, IG की मीटिंग, आप सुनते रहते हैं खबरों में, ठीक है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उन्हें तलब कर लिया और उससे किसी बारे में मालूमात ले ली, ठीक है, तो वो अकाउंटेबल हैं, वो क्वेश्चन आवर में जाएंगे, ठीक है, वो क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे किसी भी इशू के बारे में। इसके बाद बजटरी सिस्टम यहाँ पर भी है, गवर्नमेंट उनका बजट पास करेगी, ठीक है। और ये लेजिस्लेटर देखें, इसका ये मतलब है कि अगर वो लोग बजट पास करते हैं तो वो पार्लियामेंट में जाएगा, और पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी के बाद उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद उनका बजट जो है वो पास होगा, ठीक है। आपको पता है जब बजट होता है तो बजट में तमाम डिपार्टमेंट्स के अलग अलग बजट हर डिपार्टमेंट भेजता है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, और वहाँ से उनके बजट पास होते हैं। उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट आप बड़े अच्छे से जानते हैं, जैसे मिलिट्री है, आर्मी है, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर वो काम करते हैं। जब डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर वो काम करते हैं, हर साल उनकी ऑडिट रिपोर्ट ली जाती है कि हमने इनको जितने पैसे दिए थे, जो बजट दिया था, क्या वो सही तरीके से इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये भी किस्म का कंट्रोल है इन सब के ऊपर। इसके बाद हम लोग जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन लेंगे। तो जुडिशियल कंट्रोल का क्या मतलब होता है, देखें, जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स द पावर ऑफ द कोर्ट टू एग्जामिन द लीगैलिटी ऑफ द ऑफिशियल्स एक्ट एंड देयर बाय टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ सिटीजन। अब कोई भी बंदा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पुलिस है, ASP है, थानेदार है, जो भी है वो थाने के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। अब उसके अपने इख्तियारात हैं, ठीक है, उस इख्तियारात के ऊपर अदालती कुछ लिमिटेशंस हैं। अब वो सबसे पहले लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। आपको पता है ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं उर्दू में दायरे इख्तियार। आपको ये बड़े अच्छे से मालूम होगा कि एक थाने का जो दायरे इख्तियार है ज्यूरिसडिक्शन है। कोई भी बंदा अगर कोई वारदात होती है तो इलाके के जो एक थाना बना हुआ होता है पुलिस स्टेशन, हर पुलिस स्टेशन का अपना ज्यूरिसडिक्शन है, अपना दायरा इख्तियार है, उसके बाहर वो नहीं जा सकता, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी घर पे रेड मार रहे हैं तो वो भाई किसी भी मतलब पूरे पाकिस्तान में कोई भी ASP साहब मुल्क में किसी भी जगह पर रेड कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी ज्यूरिसडिक्शन है, अपना दायरा इख्तियार है, अपने एक महदूद जगह है, अपने एक महदूद इलाका के अंदर वो महदूद होते हैं, उसके बाहर उनका इख्तियार नहीं होता कि वो जाकर किसी जगह पर रेड वगैरह कर सकें। This is not limited to police service of Pakistan. This is limited to every officer of every department in competitive services or administration, ठीक है। इसके बाद एरर ऑफ लॉ।
एरर ऑफ लॉ का ये मतलब है कि अगर उन्होंने किसी कानून का गलत इस्तेमाल कर लिया है, उसने मिस इंटरप्रटेशन किया। मिस इंटरप्रटेशन का ये मतलब है कि अगर कोई वारदात हुई और पुलिस ने वहाँ पर जाकर रेड किया और अपनी तरफ से कोई कानून, जैसे आपको पता है ना पुलिस के दफ़ा नंबर 100 फलाने के तहत ये हुआ, अब किसी को नहीं था पता और उसने उस दफ़ा नंबर फलाने की जो भी है, ठीक है, उसका गलत इस्तेमाल किया, तो सिटीज़न तो सफ़र हुआ ना। अब ये मिस इंटरप्रटेशन किसने की? ये तो उस ऑफिसर ने की। अब इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसीलिए जो सिटीज़न जो है वो इसके साथ सफ़र हुआ है वो अप्रोच करेगा अदालत को, ठीक है, वो जुडिशरी को अप्रोच करेगा और उस पुलिस वाले ऑफिसर के ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करवा सकता है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकता है। तो ये भी एक अदालती कंट्रोल हुआ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। इसके बाद एरर ऑफ फैक्ट फाइंडिंग, इसी तरह एरर ऑफ लॉ के साथ एरर ऑफ फैक्ट फाइंडिंग भी हो सकता है। उनको जो मालूमात दी गई हैं, जिन ज़रिए से उन्होंने मालूमात इकट्ठी की हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो भी ठीक हों, ठीक है, उसके अंदर भी गलतियाँ हो सकती हैं। इसके लिए वो जो ऑफिसर है जिसने गलत मालूमात की बुनियाद पर कोई कार्रवाई की हो, ही इज़ अकाउंटेबल इन फ्रंट ऑफ जुडिशल कमीशन और जुडिशरी। इसके बाद अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, ये फिर मैं वही बात बता रहा हूँ, वो अगर पुलिस में भर्ती हुआ है उसका ये मतलब नहीं कि वो दिन आता फिर और जो चाहे मर्जी करे, ऐसा नहीं हो सकता। ही मे नॉट यूज़ हिज अथॉरिटी इन नेगेटिव ही कैन नॉट यूज़ हिज अथॉरिटी फॉर नेगेटिव पर्पसेस, ठीक है। अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी जो है आपको पता है ये ठीक नहीं होती, ये नेगेटिव इम्पेक्ट डालता है उस ऑफिसर की जितनी भी उसकी मतलब है कि टर्म है या सर्विस है उसके ऊपर, सही है। इसके ऊपर बात है एरर ऑफ अथॉरिटी। एरर ऑफ अथॉरिटी का ये मतलब है कि वो अपनी अथॉरिटी को गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। अगर उसने किया और उसने ये समझा कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जो कार्रवाई कर रहा हूँ, वो मेरे दायरे अख्तियार में है और ये मेरी अथॉरिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ISI और FIA दोनों आपके इन्वेस्टिगेशन की अथॉरिटीज़ हैं। अब क्या किसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा केस है, कोई एक केस की कार्रवाई करनी है? आप जैसे आसान अल्फाज में आपको ये बताऊं, देखें आजकल पाकिस्तान के अंदर आप सुनते रहते हैं कि नैब वालों ने किसी सियासतदान को पकड़ लिया। अब जब नैब वाले पकड़ते हैं और उसको ये कहते हैं कि इसके पास अब आमदन से ज़्यादा सियासत जाते हैं, तो एक रपड़ पड़ जाता है और वो कहते हैं कि नहीं, ये केस जो है ये नैब वाले इसको नहीं उठा सकते, ये FBR वाले उठाएंगे। FBR वाले कहते हैं नहीं, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाले इसका केस संभालेंगे। अब ये जो इदारे हैं, अब ये मुसीबत ये बन जाती है कि कौन सी अथॉरिटी किसी स्पेशल केस को चलाए आगे, ठीक है। तो ये होती है एरर ऑफ अथॉरिटी, इसी वजह से पेश आती है कि वो ये समझते हैं कि जैसे समझे नैब वाले ये समझते हैं कि इस बंदे को पकड़ना हमारा काम है, FIA कहते हैं नहीं जी ये हमारा काम है, FBR वाले कहते हैं नहीं इसका केस हमारी नौयत का है। सो दिस इज़ द एरर ऑफ अथॉरिटी। अब जो बंदा इससे सफ़र होगा वो अदालत से रुजू करेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, व्हाट इफ़ यू आर हैविंग अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और ऑन मैल एडमिनिस्ट्रेशन। अब एक बंदा बजाते खुद पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करता है, ठीक है, वो ऑफिसर है, ठीक है, CSS ऑफिसर है, लेकिन वो सफ़र कर चुका है मेल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से अपने सीनियर से, या आप एक गवर्नमेंट इदारे के अंदर खुद काम करते हैं और आप गवर्नमेंट इदारे के अंदर रह कर ही गवर्नमेंट इदारे के ख़िलाफ़ कंप्लेंट दायर करना चाहते हैं, फिर क्या करेंगे? मतलब आप आम शहरी तो ना हुए ना, एक आम शहरी एक जगह पर आपके साथ ज़्यादती हुई, ठीक है, जुल्म हुआ, आप अदालत के अंदर चले गए। अब अगर किसी गवर्नमेंट इदारे ने किसी शख्स के साथ जुल्म ज़्यादती की, अब गवर्नमेंट इदारे के ख़िलाफ़ आप कहाँ जाएंगे और कहाँ पर मतलब उसकी कंप्लेंट दर्ज करेंगे? एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए जो सबसे मुल्क के अंदर जो अथॉरिटी या जो समझें जुडिशरी यूज़ होती है उसको हम कहते हैं ओम्बड्समैन, ठीक है, ओम्बड्समैन। आपने ये नाम बड़ा सुना होगा, इस्लामाबाद में अगर आप आते जाते हैं तो वहाँ पर होता है फेडरल ओम्बड्समैन, ठीक है। इसको उर्दू में कहते हैं विफाकी मोहतसिब इदारा, ठीक है, विफाकी मोहतसिब इदारा। Ombudsmen are independent, impartial and provide free service. They investigate complaints that haven't been solved by the organization complained against. आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ कोई भी कंप्लेंट दर्ज की, समझे वापडा के ख़िलाफ़ आपने कोई कंप्लेंट दर्ज की है और वो कंप्लेंट के ऊपर कोई अमल नहीं हुआ, अब आप कहाँ जाएंगे? वापडा वालों के साथ तो लड़ाई नहीं कर सकते, ठीक है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, उसका कंप्लेंट कहाँ पर दर्ज करेंगे? उसके लिए विफाकी मुहतसिब का इदारा है, सही है। अगर कोई गवर्नमेंट इदारा, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन आपकी कंप्लेंट के ऊपर अमल नहीं कर रहा तो आप ओम्बड्समैन में जाकर के उनकी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, और ये हमेशा गवर्नमेंट से रिलेटेड केसेस को उठाता है, सही है। अपने मैं बताऊँ, ये है पाकिस्तान का सिस्टम, विफाकी मुहतसिब ओम्बड्समैन सेक्रेटेरिएट,
ये इसका एड्रेस इस्लामाबाद के अंदर है, ठीक है। तो ये वफाकी मुहतसिब आपने ख़बरों में भी सुना होगा, ठीक है, और वैसे भी आपको इस चीज़ के बारे में शायद पता हो। जिनको नहीं पता, वफाकी मुहतसिब का ये काम होता है कि एक ऐसा दफ्तर जहाँ पर एक गवर्नमेंट की तरफ से एक वकील बैठता है, और उसका ये काम होता है किसी भी गवर्नमेंट इदारे के साथ अगर आपका कोई मसला मसाइल चल रहा है तो आप उसकी शिकायत वफाकी मुहतसिब को कर सकते हैं, ठीक है। अब वफाकी मुहतसिब कौन से केसेस को उठाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल वेबसाइट, अगर आप वफाकी मुहतसिब की वेबसाइट पे जाएं तो वो कहते हैं वी रिजॉल्व कंप्लेंट्स एंड प्रोवाइड रिलीफ टू द पब्लिक बाय कैरिंग आउट इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस इनटू कंप्लेंट्स अबाउट मेल एडमिनिस्ट्रेशन इन एनी फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी। और इंडिपेंडेंट कंप्लेंट्स handling service is free and open to everyone. We can also entertain the complaints of Federal Administrative Tribal Areas FATA. Now KESC is also under the jurisdiction of वफाकी मुहतसिब। ये चीज़ें हैं, ये वो तमाम की तमाम एरियाज़ हैं जो वफाकी मुहतसिब के अंडर आते हैं, और यहाँ पर जाकर आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। देखें, एनी फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी वफाकी मुहतसिब। अगर आप किसी सूबे के अंदर हैं और सूबाई गवर्नमेंट के साथ शिकायत है तो आपका सूबाई ओम्बड्समैन भी होता है, ठीक है। तो सूबाई मुहतसिब इदारा एक होता है वफाकी मुहतसिब इदारा। जैसे कोई बंदा, ठीक है, वो FG स्कूल में टीचर लगा हुआ है, ठीक है, तो वो तो देखें अब तो गवर्नमेंट में चला गया वफाकी। तो अगर वफाकी किसी इदारे से शिकायत है तो वफाकी मुहतसिब से रजू करें, अगर सूबाई है तो सूबाई मुहतसिब से रजू करें। अब कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिनको वफाकी मुहतसिब एक्सेप्ट नहीं करता। अब वो कौन से हैं? वो ये हैं मैटर्स दैट आर सब जुडिस कौन से केसेस होते हैं? वो जो पहले से ही अदालत में चल रहे हों। आप वो केस ओम्बड्समैन के पास नहीं लेके जा सकते जो पहले से किसी अदालत में चल रहा हो, क्योंकि आपको पता है अगर अदालत में कोई केस चल रहा हो तो अदालत ये कह लेती है कि ये केस किसी और जगह पे नहीं चल सकता, तो वफाकी मुहतसिब इन केसेस को नहीं लेगा। दूसरी बात, मैटर रिलेटिंग टू एक्सटर्नल अफेयर्स, बाहर के ममालिक के साथ कोई मसले मसाइल हैं तो वो वफाकी मुहतसिब नहीं उठाएगा। मैटर्स रिलेटेड टू डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ जो मामलात हैं वो भी ओम्बड्समैन नहीं उठाता। सर्विस मैटर्स का ये मतलब होता है कि सर्विस के साथ शिकायत है, कोई पेंशन नहीं मिली, कोई ये चीज़ हुई, ये वो चीज़ हुई, वो ओम्बड्समैन नहीं उठाता, ठीक है। अब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC के साथ अगर आपका कोई मसले मसाइल हैं, आपके CS के एग्ज़ाम ठीक था हुआ, आपने जो है पेपर सही दिए थे वो नहीं, ये इस तरह के केसेस FPSC, क्योंकि FPSC रिक्रूटमेंट करता है, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट करने से ये हो सकता है कि आप ओम्बड्समैन को जाकर रिश्वत दे दें और अपने किसी बंदे को ऑफिसर लगा दें। इसलिए इन केसेस को ओम्बड्समैन के एरिया से हटा दिया गया, गवर्नमेंट ने इनको हटा दिया ताकि इन्फ्लुएंस करके किसी बंदे को भर्ती ना करा दिया जाए। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी, ठीक है जी। और ये देखें, देयर आर इंडिपेंडेंट मुहतसिब ओम्बड्समैन फॉर टैक्स मैटर्स के लिए अलग मुहतसिब इदारा बना हुआ है, इंश्योरेंस के लिए, प्राइवेट इंश्योरेंस के लिए अलग है, बैंकिंग के लिए अलग वफाकी मुहतसिब है, ठीक है। इन हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, वफाकी मुहतसिब का एक इदारा इस तरह भी है, जो औरतें हैं, जो ख़वातीन किसी जगह पर जॉब करती हैं, वो अगर हैरेस की जाती हैं, ठीक है, उन्हें अगर हरासा किया जाता है तो इसके लिए भी वफाकी मुहतसिब का एक अपना सेक्शन है, ठीक है। दी हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, वफाकी मुहतसिब बराए हरासा ख़वातीन, इस तरह उसका मेरे हाल में नाम है, फेडरल ओम्बड्समैन फॉर द हैरेसमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है। तो ये है वफाकी मुहतसिब का काम। अब आपको मैं एक असाइनमेंट देता चलूँ लेक्चर ख़त्म होने से पहले, ठीक है। पार्ट 2 के अंदर जो चीज़ें रह गई हैं सिलेबस की वो हम पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। हु इज़ द करंट फेडरल ओम्बड्समैन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का करंट फेडरल ओम्बड्समैन कौन है, उस बंदे का नाम आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ठीक है। और ज़रूर बताएं, जो बंदा लेक्चर पढ़ता है, सुनता है, कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है आप लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है। तो आपने मुझे ये चीज़ ज़रूर बतानी है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें और अपने सोशल सर्कल में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और आपने असाइनमेंट ज़रूर हल करनी है, मुझे बताना है ये वफाकी मुहतसिब कौन है आजकल पाकिस्तान का, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 के साथ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास रहने वालों का